अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट्स अबाउट द ग्रुप 3A एलिमेंट एज वेल एज द ग्रुप 4A एलिमेंट्स के बारे में है। जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो एस ब्लॉक है उसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, इंक्लूडेड हैं। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे दैट्स अबाउट द ग्रुप 3 एलिमेंट्स के हवाले से। अब ग्रुप 3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो आपके पास जो है वो इंक्लूडेड है, उसमें आपके पास इंक्लूडेड है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम जो है वो आपके पास है। तो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर उन तमाम एलिमेंट्स के नाम है। मतलब बोरॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। यानी आपका जो ग्रुप 3 है वो बेसिकली कंसिस्ट कर रहा है 5 एलिमेंट्स के ऊपर आपके पास कंसिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास उनके क्या हैं, सिंबल्स जो है वो गिवन है। बोरॉन के लिए हम बी का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए एल का, गैलियम के लिए हम लोग Ga का, इंडियम के लिए IN का और थैलियम के लिए हम लोग Tl का जो है वो सिंबल इस्तेमाल जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आपको मालूम है कि नेक्स्ट हम लोगों ने क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज किया हुआ है, तो हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास है। और जो एटॉमिक नंबर है इट बेसिकली रेफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन इसके साथ साथ एटॉमिक नंबर हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट आपके पास है। तो हमारे पास जो भी आपके पास एलिमेंट होता है उसकी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आपका जो ग्रुप 3 है वो बेसिकली बिलोंग करता है, यानी पी ब्लॉक से जो है वो बिलोंग करता है। आपको पता है एस ब्लॉक होता है और एक आपके पास क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। और आप लोग पढ़ते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास वो होते हैं जिनके अंदर जो है वो हमारे पास क्या होता है कि जो आउट वैलेंस जो आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो आपके पास क्या होता है, पी ऑर्बिटल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब अगर आप पी ब्लॉक को देखें तो पी ब्लॉक का जो फर्स्ट जो आपके पास जो है वो क्या है, कॉलम है, उसके अंदर वो आपके पास के ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक पी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। चाहे वो बोरॉन है, चाहे वो आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम है, चाहे वो आपके पास क्या है, गैलियम है, चाहे वो आपके पास क्या है, इंडियम है, या आपके पास क्या है, थैलियम है। दे ऑल आर हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन देयर पी ऑर्बिटल आपके पास है। उसके बाद अगर हम लोगों ने, यानी आपने इनके एलिमेंट्स के नाम पढ़े, इसके साथ साथ आप लोगों ने उसकी एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो है वो बात कर ली। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने के लिए नहीं आती, बस आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अब वो ये कहते हैं कि आपके पास जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स होते हैं, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ये है कि इनमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बोरॉन है वो आपके पास क्या है, नॉन मेटल आपके पास है, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं करता। व्हाइल ऑल अदर मेंबर्स आर द मेटल, जबकि उसके अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है, वो सारे के सारे आपके पास क्या है, मेटल्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बोरॉन क्यों जो है वो एक नॉन मेटल है। तो रीज़न ये है क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है, इसके ऊपर हाई न्यूक्लियर चार्ज जो है वो प्रेजेंट होता है। और आप लोग मेटल्स की डेफिनेशन ये पढ़ते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो। अब जिस चीज़ का साइज़ ही बहुत छोटा है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं करते। सो इसलिए जो है वो आपके पास वो ये कहते हैं कि बोरॉन इज़ नॉन मेटल ड्यू टू टू रीज़न। वन, इट्स स्मॉल साइज, दूसरा आपके पास क्या, हाई चार्ज डेंसिटी या हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आपके पास है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। रीज़न क्या होती है, साइज़ बड़ा होता है, न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या होता जाएगा, आसान होता जाएगा। सेकेंड आपके पास ये है कि वो ये आपके पास ये कहते हैं मैंने अभी आपको जो है वो बताया
कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आपके पास एटम्स का साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इनके अंदर इतना ज़्यादा रेगुलर इंक्रीज़ इन साइज़ जो है वो आपके पास जो है वो नहीं होता। और वो ये कहते हैं कि आपके पास जो एटॉमिक साइज़ेज़ होते हैं एल्यूमीनियम का और गैलियम का, वो अराउंड अबाउट क्या होता है, सेम होता है। और वो ये कहते हैं कि रीज़न क्या है, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी सबशेल। अगर आप लोग जो है वो एल्यूमीनियम को देखें तो उसमें कोई डी जो है वो आपके पास जो है वो प्रेजेंट नहीं, लेकिन अगर आप गैलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो आपको यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में जो है वो आपके पास जो है वो नज़र आते हैं, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि इनके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पोर आपके पास होता है, जिसकी वजह से जो है वो आपके पास जो है वो क्या होता है कि इनमें जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ तो होता है, लेकिन उतना ज़्यादा रेगुलर जो है वो इंक्रीज़ जो है वो आपके पास नहीं होता। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास, मैंने आपको ये कहा था कि आप जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट्स को बड़ी डिटेल में स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में कौन से आपके पास एलिमेंट्स हैं, फिर हम ये देखते हैं कि उनका एटॉमिक नंबर क्या है, फिर आप उनमें से कोई भी एलिमेंट देखें, आप बोरॉन लेंगे, आप उसकी डेंसिटी देखेंगे, आप जो है वो जो है आप एल्यूमीनियम देखेंगे, आप देखेंगे कि देखें हम लोग, आप अगर आपको डेंसिटी का फार्मूला पता हो तो D इज इक्वल टू एम ओवर वी, मतलब मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास है, तो जिस एलिमेंट का मैस ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हम जैसे जैसे देखें हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास मैस बढ़ता है, ठीक है। थैलियम है, इंडियम है, गैलियम है, दे आर मोर, इनका देखें ना, इनका एटॉमिक नंबर इतना ज़्यादा है, तो इस वजह से इनका मैस भी जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर आप लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप कम होता है, रीज़न ये है साइज़ बड़ा होता है, साइज़ के बड़े होने से वीक बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट होंगी, और अगर बाइंडिंग फोर्सेस वीक होंगी तो हमारे लिए उनको तोड़ना आसान होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज जो है वो करता है, आप वैल्यूज़ को देख सकते हैं, ठीक है। अगर बोरॉन का 2300 है तो थैलियम का देखें 304 है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बोरॉन का 2550 है तो 1457 किसका है, थैलियम का, ठीक है। इसी तरह ये हमने देखा कि अगर हमने इनमें से इलेक्ट्रॉन को स्नैच आउट करना हो तो हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर है। इसके साथ साथ आप लोगों ने इनका एटॉमिक रेडियस को फाइंड किया, आप लोगों ने इसका आयनिक रेडियस भी जो है वो फाइंड किया कि क्या, कि इसके साइज के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होगा अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच आउट जो है वो करें। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी आप देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है वो क्या हो रही है, से बढ़ रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम जो है वो आपके पास हो रही है। अब वो ये आपके पास ये कहते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपके पास क्या है, वही बात है कि डिक्रीज हो रहा है डाउनवर्ड इन अ ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स। और वो ये कहते हैं कि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द इंक्रीज साइज ऑफ एटम की। जैसे जैसे साइज बड़ा होता है तो हमारे पास जो है वो क्या होता है कि हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को स्नैच आउट करना आसान होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आपको क्या होगी, कम जो है वो रिक्वायर आपके पास होगी। लेकिन अगर इनमें जो है वो क्या हो, शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा जो है वो आपके पास जो है वो ना हो, तो मतलब इनमें शील्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता, और अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा तो न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो आपके पास जो है वो रहेगा, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास क्या है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इसमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी होगी, उतनी वैल्यू हमारे पास जो है वो नहीं आ रही होती। इसी तरह अब आपके पास जो ग्रुप 3 है उसका जो फर्स्ट मेंबर है आपके पास वो क्या है, बोरॉन है। तो वो ये कहते हैं कि अब हम लोग बोरॉन के बारे में स्टडी करेंगे। वो ये कहते हैं दैट बोरॉन इज़ नॉट एन अबंडेंट एलिमेंट, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, ये सॉइल के अंदर या जो है वो ट्रेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, और प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी इसकी कुछ स्मॉल क्वांटिटी जो है वो आपके पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अगर आप इसकी नेचुरल अक्रेंस की बात करें तो वो ये कहते हैं दैट बोरॉन इज ऑलवेज फाउंड इन नेचर कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीबोरेट आयंस के तौर पर जो है वो आपके पास प्रेजेंट है, और ज़्यादातर ये आपके पास पॉलीबोरिक एसिड्स की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है, और
हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से बोरिक एसिड्स जो है वो आपके पास क्या है अवेलेबल है। अब नीचे जो है आपको कुछ ऐसे मिनरल्स के नाम जो है वो बताए गए हैं जिनके अंदर बोरॉन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो पार्ट के तौर पर जो है वो प्रेजेंट आपके पास है। अब तीन चीज़ों के उन्होंने आपको नाम बताए हैं। एक है आपके पास बोरिक्स और या टिंकल, दोनों नाम है। टिंकल कह लें, बोरिक्स कह लें, वे आपके पास क्या होता है Na2B4O7.10H2 होता है। इसी तरह आपके पास कॉलमेनाइट होता है और वो भी आपके पास क्या होता है कि आपके पास क्या होता है Ca2B6O11.5H2 होता है। और इसके साथ साथ आपके पास क्या होता है ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, जो कि आपके पास क्या होता है H3BO3 जो है वो आपके पास जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास तीन ऐसे मिनरल्स थे जिनके अंदर बोरिक्स जो है वो क्या था प्रेजेंट जो है वो आपके पास था। अब आप लोग ने जब अल्कली मेटल्स को डिस्कस किया था या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्कस किया था, उन दोनों के अंदर आप लोगों ने किस चीज़ को जो है वो स्टडी किया था कि हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमारे पास जो है ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस तरह, यानी लिथियम किस तरह जो है वो बाकी ग्रुप अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने जब बेरिलियम को भी पढ़ा था तो आप लोगों ने देखा था कि वो कैसे जो है वो बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल से डिफरेंट है। तो बोरॉन भी जो है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स की निस्बत थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन जो है वो आपके पास जो है वो शो करता है, या कुछ डिसिमिलैरिटीज जो है वो शो करता है। तो हम लोग जो है उन डिफरेंसेस को जो है वो देख लेंगे। फर्स्ट डिफरेंस आपके पास क्या है, बोरॉन इज द ओनली एलिमेंट इन ग्रुप 3A विच इज़ अ नॉन मेटेलिक इन बिहेवियर, कि ये सिर्फ अपने ग्रुप में वाहिद ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटेलिक है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसके पास क्या होती है, ज़्यादा आपके पास होती है। वो ये कहते हैं कि ये वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन फिर भी ये आपके पास क्या है नॉन मेट फिर भी ये मेटल नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर देखें ना, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम भी तो इससे बिल्कुल नीचे है, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास प्रेजेंट है और वो मेटेलिक करेक्टर शो करे। और ज़्यादातर जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो ग्रुप 4 से जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है, जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, फिर भी ये जो है वो मेटल नहीं है। रीज़न क्या है, इसका साइज स्मॉल होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन को इसमें से स्नैच आउट करना हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। वो ये कहते हैं कि आपके पास बोरॉन जो है वो अपने तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इस्तेमाल करता है फॉर बॉन्डिंग पर्पसेस, और ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट या -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो क्या करता है, शो करता है। उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि आपके पास जो बोरॉन होता है वो क्या करता है, ज़्यादातर एडिशन कंपाउंड जो है वो आपके पास जो है वो बनाता है। और वो ये कहते हैं कि ये सल्फेट, नाइट्रेट्स और बाकी चीज़ों के साथ जो है वो क्या करता है, आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि सल्फेट देख लें, नाइट्रेट देख लें, ये क्या है, एनाइन है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके बोरॉन के पास कैटायन बनने की या खुद को कैटायन में कन्वर्ट करने की या अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो। तो चूंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ नहीं करता, इसलिए ये एनाइनिक स्पीशीज़ के साथ ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स नहीं जो है वो बनाते। और वो ये कहते हैं कि आपके पास बोरॉन जो है दैट इज़ ब्लैक इन कलर, जबकि बाकी सारे जो एलिमेंट्स है दे आर सिल्वरी वाइट आपके पास जो है वो आपके पास हैं होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसके ऑक्साइड्स की बात करें तो बोरॉन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास एसिडिक, जबकि एल्यूमिनियम के क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, जबकि बाकियों के क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स जो है वो आपके पास जो है वो होते हैं। अब आपके पास हम लोगों ने इसके पेक्यूलियर बिहेवियर को तो अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। अब बोरॉन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड है वो होता है बोरिक्स, या इसको हमने टिंकल भी जो है वो आपके पास पढ़ा था। अब बोरिक्स का जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, सोडियम टेट्राबोरेट। वाई? बिकॉज आपको नज़र आ रहा है कि B4 है, यानी इट इज़ द टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट आपके पास है।
और ये बेसिकली सॉल्ट है। किस चीज़ का सॉल्ट है? सोडियम सॉल्ट है। किस चीज़ का सोडियम सॉल्ट है? सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7 जो है वो आपके पास क्या है? टेट्राबोरिक एसिड है। अगर आप इसका किसी भी बेस मतलब आप इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं, इसके दोनों हाइड्रोजन को कौन सी चीज़ रिप्लेस कर देगी? सोडियम। सो वो ये कहते हैं कि इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट देन ऑल अदर बोरेट्स, और वो ये कहते हैं कि क्योंकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम जो है वो आपके पास होता है, राइट। अब बोरिक्स आपके पास क्या होता है? वो ये कहते हैं कि ये नेचुरल डिपॉजिट्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ टिंकल, इसको जो इसका मिनरल डिपॉजिट है वो क्या है? ट्रिंकल है। और वो जो तिब्बत है या कैलिफोर्निया है, ये दो प्लेसेस हैं, इनकी लेक्स के अंदर जो है वो आपके पास क्या है? ये आपके पास जो है वो क्या है? बोरिक्स आपके पास क्या होता है? अवेलेबल जो है वो आपके पास होता है। अब आपके पास यानी जब आप किसी भी चीज़ के कंपाउंड्स की बात करेंगे, आपने उसकी नेचुरल रिएक्टेंट्स की बात कर ली, अब आप ये करने जा रहे हैं कि आप उसको प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो बोरिक्स को प्रिपेयर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। क्या आप करते हैं? आप लोग एक हॉट सोल्यूशन लेते हैं बोरिक एसिड का। बोरिक एसिड का एक हॉट सोल्यूशन लिया और आप लोग उसको किसके साथ? सोडा ऐश के साथ, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 4H3BO3 आपको नज़र आ रहा है कि 4H3BO3 वो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? Na2CO3 के साथ। तो इस अमल के दौरान क्या होगा? आपके पास एक आपके पास बोरिक्स बन जाता है Na2B4O7, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? +6H2 प्लस आपके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास जो है वो बन जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड। हॉट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड को ट्रीट कर दे सोडा ऐश के साथ, तो उसके रिजल्ट में आपके पास बोरिक्स जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि आजकल हम लोग इसको, यानी एक तो ये मेथड है कि बोरिक एसिड से बना लें, दूसरी बात ये है कि सोडियम टेट्राबोरेट को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग आजकल क्या इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम बोरेट को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जिसके लिए आपने क्या करना है? आप लोगों ने क्या करना है? इसी की एक और मिनरल फॉर्म जो है वो आपने ली। क्या आपने उसकी मिनरल फॉर्म जो है वो ली? आपने जो है वो पाउडर कॉलेमेनाइट जो है वो आप लोगों ने लिया और आप उसको किसके साथ बॉईल कर देंगे? इसमें भी सोडा ऐश के साथ है। यानी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बोरिक एसिड इस्तेमाल कर लें या आप कॉलेमेनाइट को जो है वो इस्तेमाल करें। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मिनरल जिसके अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि Ca2B6O11 था आपके पास, ये कॉलेमेनाइट का फॉर्मूला होता है। इसको आपने ट्रीट किसके साथ किया है? 2 मोल सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो उसके रिजल्ट में आपके पास 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के, इसके साथ साथ बोरिक्स बना, और सोडियम जो है वो आपके पास क्या है? बोरेट जो है वो आपके पास जो है वो क्या हो गया? वो भी साथ आपके जो है वो बन गया। तो इसी तरह वो आपके पास क्या है कि वो ये कहते हैं कि इसमें जो आपके पास बनेगा जो सोल्यूशन बनेगा, वो ये कहते हैं द क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम द टॉप इज़ टेकन ऑफ, और उसको जो है वो क्या करेंगे? अगर आप उसको यानी पहले अलग कर लें, उसके बाद आप उसको क्रिस्टलाइज जो है वो कर दें, तो आपके पास क्या होंगे? ये बोरिक्स के जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट आउट जो है वो आपके पास जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ से जो है वो वैसे निकल जाएगी। अब पीछे रह गया आपके पास क्या चीज़ रह गई? वो है आपके पास सोडियम मेटाबोरेट। तो वो ये कहते हैं कि ये जो सोडियम मेटाबोरेट है ये भी क्या होता है कि ये डिकम्पोज हो जाता है। किस तरह कि ये उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है, और हमारे पास क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, और जो है वो हमारे पास क्या है? बोरिक्स जो है वो बन जाता है। यानी इसमें क्या था कि आपने पॉलीमेनाइट लिया, उसका सोडा ऐश के साथ रिएक्शन करवाया, एक कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट भी आपके पास क्या होता है कि वाइट कलर का जो है वो मटेरियल होता है, वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है। ऊपर क्या था? ऊपर जो क्लियर सोल्यूशन था वो आपने उसको जो है उसके अंदर जो है वो आपके पास क्या था? बोरिक्स जो है वो आपके पास क्या था? प्रेजेंट था। उसको आप लोगों ने जो है वो क्लियर सोल्यूशन को ऊपर से अलग कर लिया, और उसके बाद उसकी क्रिस्टलाइजेशन की, जिसके रिजल्ट में आपके पास बोरिक्स के क्रिस्टल्स जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। अब पीछे आपके पास क्या चीज़ रहेगी? ये जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? सोडियम मेटाबोरेट NaBO2। तो वो ये कहते हैं कि ये क्या करेगा?
कि इसमें से आप लोग वो जो मतलब पीछे आपके पास बच गया है मटेरियल, उसमें से आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पास करने से हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो क्या हो जाता है, Na2B4O7 यानी सोडियम टेट्राबोरेट या बोरिक्स को जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग जो है वो आपके पास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि थर्ड मेथड क्या है कि बोरिक्स को ऑब्टेन हम कर सकते हैं टिंकल से, बाय ट्रीटिंग नेचुरल टिंकल, जो कि आपको कैलिफोर्निया या तिब्बत की ड्राइड अपटेक से ऑब्टेन होता है। उसको पानी के साथ आप लोग जो है वो ट्रीट करें। उसके बाद वो ये कहते हैं कि आपके पास जब उसका एक सोल्यूशन बन जाएगा, उस सॉल्यूशन को आप लोग क्या कर दें, इवेपोरेट करें, तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स ऑफ बोरिक्स है वो आपके पास क्या होंगे, सेपरेट आउट जो है वो आपके पास है। तो तीन आपके पास मेथड्स थे। पहला मेथड था कि बोरिक एसिड को सोडा एसिड से ट्रीट कर दें, दूसरा मेथड था कोलुमेनाइट को ट्रीट जो है वो कर लें, और तीसरा मेथड आपके पास जो है वो क्या था कि आप उसको पानी के साथ भी ट्रीट करके जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बहुत ज़्यादा सॉलेबल नहीं होगा कोल्ड वाटर के अंदर, लेकिन जैसे जैसे आप पानी हॉट वाटर के अंदर ज़्यादा सॉलेबल आपके पास होगा। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास 100 ग्राम वाटर है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राम बोरिक्स जो है वो सॉलेबल होगा एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप जो है वो टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी आप उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएं, तो इसकी सॉलेबिलिटी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 99.3 आपके पास है। अब वो आपके पास ये कहते हैं कि आप अगर बोरिक से एक सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करें, यानी आप उसको पानी में जो है वो डिसॉल्व जो है वो आपके पास जो है वो करें, तो वो ये कहते हैं कि अगर आप इसको 62 डिग्री सेंटीग्रेड से के उससे ऊपर पर इसकी क्रिस्टलाइजेशन को अलाउ करें, तो हमारे पास क्या बनते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास इसके ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल जो है बनेंगे, किसके, पेंटाहाइड्रेट के। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को लो कर देंगे तो ज़्यादा ये हाइड्रेटेड जो है वो फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, और आपके पास सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट आपके पास जो है वो ऑब्टेन होगा। यानी अगर 62 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होगा तो हमारे पास कम वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो इसको आकर सैचुरेट करेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर बिलो 62 होगा तो हमारे पास क्या होगा, आपके पास इसका डेकाहाइड्रेट जो है वो आपके पास क्या होगा, ऑब्टेन जो है वो आपके पास हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें कि आपने के पास बोरिक्स आपके पास है, आप लोग जो है वो क्या करें कि आप उसको अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करें, यानी आप उसको पानी में मिक्सअप करें, तो हमारे पास क्या होगा, वो ये कहते हैं कि ये जो इसका बोरिक्स है उसका जो सोल्यूशन है वो आपके पास अल्कलाइन होगा। रीज़न क्या है कि अगर आप इसको, यानी ये सॉल्ट है, किस चीज़ का सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ बोरिक एसिड है, आपने इसको पानी के साथ ट्रीट किया तो ये अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसके रिजल्ट में आपके पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ आपके पास क्या है, बोरिक एसिड जो है वो बनेगा। इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज़ बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि आपके पास बोरिक एसिड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता एज़ कम्पेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह के मुकाबले में। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो अल्कलाइन होगा। यानी अगर आप इसको लिटमस मतलब रेड लिटमस को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू के अंदर। रीज़न क्या है, क्यों, क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बेस जो है वो क्या होती है आपके पास प्रेजेंट जो है वो आपके पास है। तो एक चीज़ यही हुई कि आपने उसकी हाइड्रोलिसिस की। दूसरी बात ये थी कि आप लोग इसकी आयोनाइजेशन कैरी आउट करें तो ये अपने इंडिविजुअल आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सोडियम आइंस के अंदर, और आपके पास क्या है, बोरेट आइंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और वो ये कहते हैं कि अगर आप इसके जो बोरेट आइंस है आप उसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो करवा दें, तो भी आपके को क्या चीज़ नज़र आएगा, आप उसको पानी के साथ ट्रीट किया, उसके रिजल्ट में आपके पास क्या चीज़ बनेगी, बोरिक एसिड बनेगा प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस के जो है वो बनेंगे। और हाइड्रोक्सिल आयंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास आयंस होते हैं, इस वजह से वो ये कहते हैं कि आपके पास अभी भी जो आपका सोल्यूशन होगा वो हाईली जो है वो क्या होगा, अल्कलाइन इन नेचर होगा आपके पास। यानी या तो आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें या आप उसकी जो है वो चाहे आयोनाइजेशन करवा दें, दोनों केसेस के अंदर जो आपके पास सोल्यूशन होगा वो आपके पास क्या होगा, अल्कलाइन होगा। रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस आपके पास है, ठीक है।
इसी तरह वो ये कहते हैं कि आप अगर बोरिक्स है आपके पास, यानी पहले आपने उसका हाइड्रोलिसिस करवा दी, फिर आपने जो है उसका आयनाइजेशन करवा दी, थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप उसको हीट करें। हीट करने से आपको पता है कि जो बोरिक्स है दैट इज़ बेसिकली हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करेगा कि जो ये अपना वाटर है उसको क्या कर देगा, लूज़ करेगा। लूज़ करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस जो है वो सोडियम टेट्राबोरेट बनेगा, साथ पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और आपके पास जो है वो क्या होगा, वो ये कहते हैं कि आपके पास जो फिर सोडियम टेट्राबोरेट है वो अगर हम उसकी फर्दर हीटिंग जो है वो आपके पास करें तो उसके रिजल्ट में आपके पास एक बनेगा सोडियम मेटाबोरेट बनेगा, साथ आपके पास क्या है, बोरिक ऑक्साइड जो है वो बनेगा। और वो ये कहते हैं कि अगर आप इसका किसी भी मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवा दें तो इसके रिजल्ट में कलर्ड बीड्स बनते हैं, और ये एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोरिक्स बीड टेस्ट कहते हैं, उसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम लोग इसका रिएक्शन कर सकते हैं एसिड्स के साथ, आप इसका HCl के साथ रिएक्शन करवा लें या आप इसका जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा लें। ठीक है, तो आपने ये देखा कि दोनों के रिजल्ट में क्या बनेगा। एक तो अब देखें सोडियम टेट्राबोरेट है, HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, एक तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, दूसरा आपके पास क्या बनेगा, आपके पास वो वाला एसिड जो है वो बन जाएगा, यानी बोरिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह अगर आप बोरिक्स लें, आप उसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो भी हमारे, और पानी की प्रेजेंस में आप करवाएं तो हमारे पास सोडियम सल्फेट बन जाएगा, जबकि इसके साथ आपके पास बोरिक एसिड जो है वो आपके पास जो है वो बन जाएगा। यानी अगर आप बोरिक्स का एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक आपके पास सॉल्ट बनेगा और साथ आपके पास क्या है, बोरिक एसिड जो है वो आपके पास जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग इसका अमोनियम क्लोराइड के साथ भी जो है वो रिएक्शन करवा दें तो उसके रिजल्ट में भी हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने अभी ये पढ़ा है कि उसके साथ रिएक्शन करवाया तो आप देखें क्या बनेगा, एक NaCl बन जाएगा, राइट। दूसरा आपके पास जो है बोरॉन नाइट्राइड बन जाएगा, और तीसरा आपके पास क्या है, बोरिक ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ पानी जो है वो बन जाएगा। और जो ये बोरॉन नाइट्राइड था इसको हम लोग बोराजिल या इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी जो है वो आपके पास कहते हैं। तो जब हम लोगों ने उसकी यानी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, यानी आपके पास बोरिक्स था दैट वाज बेसिकली द सोडियम टेट्राबोरेट, आपने उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, आपने उसकी आयनाइजेशन करवाई, आप लोगों ने उसको हीट आपने ये देखा कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या इफेक्ट आपके पास होगा, आपने उसका एसिड्स के साथ या आपने उसका अमोनियम क्लोराइड के साथ जो है वो क्या करवाया, रिएक्शन करवाया। अब लास्ट है कि हम लोग इसको बोरिक्स बीड टेस्ट में भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोरिक्स बीड टेस्ट अ वेरी कॉमन टेस्ट जिसको आप लोग सॉल्ट एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हम लोग इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉपर, आयरन, मैगनीज, मतलब जितनी भी आपके पास मेटल्स आपके पास मेटेलिक आयंस हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। करते आप क्या हैं, आप प्लैटिनम की वायर लेते हैं, उसको आप एक लूप बनाते हैं, उसको आप लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा बोरिक्स को लिया, बोरिक्स को लेने के बाद आपने उसको दोबारा से हीट किया। हीट करने से क्या होगा कि वो बोरिक्स जो है वो पहले स्वेल अप होता है और फिर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और वो एक बीड सा जो है वो बनाता है। ठीक है, अब जो बीड बनाया उसके बाद आपने उसको जिस भी किसी भी सॉल्ट के अंदर जो है वो आप क्या कर देते हैं, डिप जो है वो करते हैं, और आप उसको दोबारा हीट कर दें। अब वो ये कहते हैं कि आपके पास दोबारा से एक बीड बनेगा और आप उसको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों फ्लेम्स के अंदर जो है वो चेक करेंगे, और कलर और बीड से आप आइडिया लगाते हैं कि आपके पास इस जो आपके वो सॉल्ट गिवन था उसके अंदर कौन सी मेटल जो है वो क्या थी प्रेजेंट, या कौन सा मेटालिक आयंस जो है वो प्रेजेंट था। अब वो ये कहते हैं कि अगर हम इसकी केमिस्ट्री देखें, क्या केमिस्ट्री देखें, आपने जो है बोरिक्स लिया, जब आपने बोरिक्स को लूप के ऊपर लिया, आपने उसको हीट किया तो आपका जो बोरिक्स था वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम मेटाबोरेट के अंदर, और आपके पास क्या है, बोरिक ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि आपके पास अब आपने जब उसको दोबारा से किसी भी जो है वो सॉल्ट के अंदर जो है वो डिप करते हैं और आपने उसको दोबारा हीट किया तो आपका जो सॉल्ट है वो भी अपने ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या था, क्यूप्रिक ऑक्साइड।
अब वो क्यूप्रिक ऑक्साइड और बोरिक ऑक्साइड आपस में जो मिल के आपके पास जो चीज़ बनाती हैं वो क्या कहलाता है, आपके पास क्या है, मेटल बोरेट जो है वो बन जाता है। उस मेटल बोरेट का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम दोनों के अंदर क्या होगा, एक ख़ास जो है वो कलर आपके पास होगा। हमें पता है कि कॉपर हो तो क्या कलर होगा, आयरन हो तो क्या कलर होगा, मैंगनीज हो तो क्या कलर हमारे पास होगा। तो उसको हम लोग देख के बड़ी आसानी से या आइडिया जो है वो लगा लेते हैं कि हमारे पास ये जो सॉल्ट गिवन है इसके अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट है, आइदर वो आयरन है, कॉपर है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, या क्या है आपके पास। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में जो है वो रखना है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग जो है वो इनको डिस्कस कर चुके हैं, और जो है इंशाल्लाह जो है वो ये कहते हैं इसके जो है वो यूजेस आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से जो है वो पढ़ लीजिएगा कि अक्सर हम लोग बोरेट ग्लास बनाते हैं और हम इसको सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरिक्स को आप लोग बोरिक स्पीड टेस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के अंदर, वेल्डिंग के अंदर, वॉशिंग पाउडर्स की प्रिपरेशन के अंदर, लेदर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स में और मेडिसिन में, और मैथ इंडस्ट्री के अंदर हम लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इवन हम लोग बोरिक्स को एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है।